एक गांव में सपना नाम की एक लड़की रहती थी। उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक दिन सपना के पिता महेंद्र रात में घर आते हैं। सपना उनके पास जाती है और बोलती है, पिताजी, सुना है पास के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्यों ना देखने चले। तभी सपना की माँ सीमा वहाँ आती है और सपना को डांटते हुए बोलती है, कहीं नहीं जाना बाहर, आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है बाहर। सुना है सरपंच जी की बेटी भी गई थी मेला देखने, किसी ने रास्ते में उसे कुछ खिला दिया, तब से पागल बनी घूम रही है पूरे मोहल्ले में। सब डॉक्टर और तांत्रिक को दिखा लिया, लेकिन सब के सब फेल। सीमा की बात सुनकर सपना और महेंद्र हंसने लगते हैं और महेंद्र बोलता है, तुम्हें भी ना कहाँ कहाँ से खबरें मिल जाती हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। तुम दोनों बाप बेटी से बात करना तो फिजूल ही है। अगर ये ऊपरी चक्कर नहीं है तो सरपंच जी की बेटी ऐसे ही बीमार हो गई। बोलो, मैं कह देती हूँ कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। ऐसा कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। सपना महेंद्र के पास आती है और बोलती है, तो पापा हम क्या अब मेला देखने नहीं जाएंगे? मेरी सारी सहेलियाँ तो मेला घूम कर आ गयी, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। तो मेरी बेटी क्या चाहती है, यही ना कि वो भी मेला जाए। ये लो पैसे, और रही तुम्हारी माँ की बात, उससे मैं बात कर लूंगा। ऐसा कहकर महेंद्र पैसे निकालकर सपना को दे देता है। अगले दिन सपना मेले में जाती है और खूब मस्ती करती है। जब वो मेले से वापस आ रही होती है तभी उसे एक मुखौटे की दुकान दिखती है। उस मुखौटे की दुकान में बहुत सारे मुखौटे लगे होते हैं। अरे वाह, कितने सारे मुखौटे! क्यों ना एक डरावना मुखौटा ले लूं, माँ को डराऊंगी, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर सपना उस मुखौटे वाले की दुकान पर जाती है। दुकान का मालिक पहले से ही एक डरावना मुखौटा लगाकर बैठा होता है और सपना को देखकर बोलता है, आओ सपना आओ, बोलो कैसा मुखौटा चाहिए तुम्हें? पहले तो सपना उस मुखौटे वाले को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर बोलती है, ये मुखौटा तो बहुत ही डरावना है और देखने में कितना असली लग रहा है। मैं तो आपको सचमुच का शैतान समझ बैठी थी। क्या आप ये मुखौटा मुझे देंगे? क्यों नहीं सपना, ये लो, ये मुखौटा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही तो है, हैं? सपना को उस दुकान वाले की बात समझ नहीं आती। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से मुखौटा लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो मेले से थोड़ी दूर जाती है उसे कुछ याद आता है। अरे ये मुखौटा तो मैंने ले लिया, लेकिन ये मुखौटे वाला मुझे कैसे जानता है? उसे मेरा नाम कैसे पता? सपना ये सब सोचकर डर जाती है और वापस उसी जगह पर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। ये मुखौटे वाला कहाँ गायब हो गया? क्या हो रहा है ये? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? फिर सपना वापस अपने घर की ओर चली जाती है। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े हुए मुखौटे पर पड़ती है। छी, कितना गंदा और डरावना मुखौटा है। मैंने भी माँ को डराने के लिए ना जाने क्या ले लिया, लेकिन अब ले लिया है तो एक बार पहनना तो बनता ही है, उसके बाद इसे फेंक दूंगी। बहुत ही गंदा है ये। ऐसा कहकर सपना उस मुखौटे को पहन लेती है, लेकिन जैसे ही सपना वो मुखौटा पहनती है उसका पूरा शरीर हिलने लगता है और उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं और वो एक चुड़ैल जैसी दिखने लग जाती है। कई दिनों बाद कोई शरीर मिला है, अभी मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। फिर सपना घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में उसे बकरियां दिखती हैं। वो बकरियों की तरफ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। इसे कहते हैं किस्मत। मैं अभी खाने के लिए कुछ मांग ही रही थी कि मुझे बकरियां मिल गई। लेकिन तभी बकरियों का मालिक सलीम वहाँ आ जाता है और सपना को बोलता है, ए लड़की, मेरी बकरियों को क्यों परेशान कर रही है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तेरे बाप को जा करके बता दूंगा। और ये क्या जोकरों की तरह मुखौटा पहना हुआ है? सलीम की बात सुनकर सपना को गुस्सा आ जाता है और वो सलीम को उठाकर दूर फेंक देती है। चल भाग यहाँ से, कितना चिल्ला रहा है, इतना तो तेरा रिचार्ज भी नहीं। अच्छा है मेरा मूड ठीक है, नहीं तो आज पहले तेरे को ही खा जाती। सपना जैसे ही पीछे देखती है बकरियां भी भाग चुकी होती हैं। फिर सपना वापस घर की ओर चल पड़ती है। घर पर सीमा और महेंद्र उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मेरे मना करने पर भी चली गई ना मेले में? मन तो कर रहा है तुझे जोर से 2 हाथ लगाऊं। तुम दोनों बाप बेटी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है।
और ये क्या जोकरू जैसा मुखौटा पहना हुआ है? तुम भी ना सीमा, बस पीछे ही पड़ जाती हो। अरे आ तो गई है ना सपना घर में। बेचारी कितनी उम्मीदों से ये मुखौटा लेकर आई थी कि तुम्हें डराएगी, और तुम उसे ही डराने लग गई हो। लेकिन सपना कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सीमा सपना के कमरे में खाना लेकर जाती है। सपना खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी होती है। सपना, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नीचे कुछ ज्यादा ही डांट दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लो, अब रोटी खा लो। सपना सीमा की तरफ पलटती है और बोलती है, बुढ़िया ये खाना लेकर जा यहाँ से, और मेरे लिए कुछ मांस लेकर आ। मैं ये घास फूस नहीं खाती। बस बहुत हुआ सपना मजाक, चलो ये मुखौटा उतारो और सीधी तरह से रोटी खा लो, चलो। ऐसा कहकर सीमा सपना की तरफ बढ़ती है, लेकिन सपना उसका हाथ मरोड़ देती है। अरे मर गई रे। इस लड़की का मैं क्या करूं? रुक, दुष्ट लड़की, अभी तेरे पिता को बताती हूँ, वही ठीक करेगा तुझे। ऐसा कहकर सीमा महेंद्र के पास आती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर महेंद्र बोलता है, मैं अभी जाता हूँ और इस लड़की को ठीक करता हूँ। इसकी बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसकी इतनी हिम्मत तुम पर हाथ उठाए। लेकिन जैसे ही महेंद्र सपना के कमरे में जाता है, उसकी चीख निकल जाती है। सपना एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी होती है। महेंद्र जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और वापस सीमा के पास आता है। सीमा, तुम ठीक कह रही थी। सपना को मेले नहीं भेजना चाहिए था। उस पर चुड़ैल का साया आ गया है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। मैंने उसे चुड़ैल में बदलते हुए देखा है। तभी सपना अपने कमरे से चिल्लाती है और जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है। छोड़ दो मुझे, इस कमरे में बंद मत करो। अगर मैं बाहर आ गई तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। खोलो दरवाजा। सीमा, हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों को मार डालेगी। नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपनी सपना को छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन सीमा, वो तुम्हारी जान ले लेगी। वो इस समय सपना नहीं चुड़ैल है। तुम चलो मेरे साथ चलो। फिर महेंद्र और सीमा वहाँ से भागने लगते हैं। उधर सपना दरवाजा तोड़ देती है और वो भी उनका पीछा करने लगती है। ये देखकर महेंद्र सीमा से कहता है, सीमा, इस तरह से तो हम दोनों मारे जाएंगे। एक काम करो, मैं इसका मुकाबला करता हूँ, तब तक तुम गांव के तांत्रिक अघोरानंद को बुला लाओ। सीमा जल्दी से अघोरानंद को बुलाने चली जाती है। उधर महेंद्र भागते भागते रुक जाता है। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्यों, थक गया तू? बहुत मिल्खा सिंह बन रहा था, अब तो नहीं बचेगा। मार डालूंगी तुझे और तेरी बीवी को, और फिर इस लड़की को भी, जिसके शरीर पर मैंने कब्जा कर रखा है। वो मेरी बेटी है, जीते जी मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा दुष्ट चुड़ैल। मेरा मुकाबला करना तेरे जैसे इंसान के बस का नहीं है, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल महेंद्र को पकड़ लेती है और उसका एक हाथ उखाड़ देती है। महेंद्र दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। बड़ी जल्दी बेहोश हो गया। बढ़ाया था जान बचाने अपनी बेटी की। ऐसा कहकर चुड़ैल महेंद्र की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी सीमा अघोरानंद को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। रुक जा चुड़ैल, बहुत परेशान कर लिया तूने इन्हें, रुक जा। तो तू आया है तांत्रिक इनकी जान बचाने। तू भी मरेगा इनके साथ। लेकिन तभी तांत्रिक अपने पास से हनुमान जी की मूर्ति निकालकर उसके आगे कर देता है। मूर्ति से जोर से रोशनी निकलने लगती है। तांत्रिक, हटा इस मूर्ति को मेरे आगे से, हटा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मैं अंधी हो जाऊंगी। तभी तांत्रिक सीमा से कहता है, सीमा, तुम जल्दी से वो मुखौटा अपनी बेटी के चेहरे से खींच लो और आग में डाल दो। सीमा तांत्रिक की बात सुनकर मुखौटा सपना के चेहरे से उतार लेती है और आग में डाल देती है। मुखौटा उतारते ही सपना बेहोश हो जाती है और चुड़ैल भी उसके शरीर से अलग हो जाती है। ये क्या किया तांत्रिक तूने? इस मुखौटे में ही मेरी जान थी, अब मैं नहीं बचूंगी। थोड़ी ही देर में चुड़ैल जल जाती है और सपना और महेंद्र को भी होश आ जाता है। महेंद्र, इस चुड़ैल ने तुम्हारा हाथ उखाड़ दिया है, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा। फिर सीमा, महेंद्र और सपना डॉक्टर के पास चले जाते हैं।